दोस्तों स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे एक और टॉपिक पे। तुर्की ने वो क्या है ना दोस्तों, न्यूज़ आया है, मतलब तुर्की ने इसराइल को वार्निंग दिया है कि हम लोग इस वक्त में डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। ये लोग हिस्ट्री नहीं जानता, हिस्ट्री नहीं जानते ये लोग। 1967 में इसराइल को 500 देश मिलकर हरा नहीं पाए, ये तुर्की अकेले हारने की बात कर रहा है। I simply am not मेकर में मारा जाएगा भाई, मेकर में मारा जाएगा। ये इसराइल से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ने एक बार उसके तुर्की पे अटैक कर दिया ना, उसके बाद उसके देश के लोग फिर से रोएंगे। देखो देखो इसराइल कितना गलत कर रहा है। तो अगर कोई आपके देश पर अटैक करेगा तो आप सबसे बेहतर रहेंगे क्या? ये जो अभी हमास बस इसराइल के वार हो रहा है, यहाँ पे तो पहले हमास टेररिस्ट ने अटैक किया है। तो 7 अक्टूबर को रॉकेट से मारा, बच्चों को मारा, 1200 से ज़्यादा इसराइल के मासूम लोगों को मार दिया। उसके बाद किडनैप किया, अभी हॉस्टेज बने हुए हैं इसराइल की। तो जिस देश की पॉपुलेशन सब कुछ टोटल मिला के 1 करोड़ भी नहीं है, तो इसराइल की टोटल पॉपुलेशन 98 लाख है। 98 करीब समथिंग 99 होगा। जब अचानक से उसके देश की पॉपुलेशन के लोगों के ऊपर हमला होता है, 1200 से ज़्यादा मासूम बच्चा, मासूम लोगों को मार दिया जाता है, तो किडनैप कर दिया जाता है, तो उस देश को गुस्सा नहीं आएगा क्या? क्या उस देश को अपने देश को डिपेंड करने का कोई हक नहीं है क्या? कोई राइट नहीं है क्या? दोस्तों आप लोग ही बताना। मतलब आप लोगों में से मुझे ये सोच सकते कि आप तो गलत वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताना दोस्तों। अगर आपकी फैमिली पे लोग हैं, आपकी फैमिली पे लोग हैं, तो सब आपके पर मिला के 10 11 लोग हैं, तो आपकी फैमिली पे किसी ने अटैक कर दिया, जो आपकी घर के सामने जिसका घर है ना, जो आपकी पड़ोसी है, इनकी फैमिली ने मिलकर आपके घर में लोग हैं टोटल 12। हाँ, उसके बाद आपके घर के 3-4 लोगों को मार दिया, तो 3-4-5 लोगों को मार दिया, तो आप लोग क्या आराम से रहेंगे क्या? कि वाह क्या बात है, आप लोगों ने तो हमारे फैमिली के लोगों को मार दिया, वाह गुड जॉब। मैं तो आप लोग को मिस्टी बांटना चाहता हूँ, स्वीट बांटना चाहता हूँ, लाडू बनाना चाहता हूँ, आप लोग को रोज देना चाहता हूँ, फ्लावर देना चाहता हूँ। ऐसा बोला कि आप लोग ऑफकोर्स आप लोग रिलेशन करेंगे, रेवेंस लेंगे, तो इसराइल को हक नहीं है क्या? तो यहाँ पे गैस यहाँ पे तुर्की को खुजली क्यों हो रहा है, हमेशा मालूम है भाई। तुर्की है ना गैस, ये मुस्लिम का लीडर बनना चाहता है। इसराइल ने अभी तक तुर्की के ऊपर अटैक नहीं किया गया, क्योंकि ये अभी नाटो का मेंबर है। क्योंकि नाटो के मेंबर में एक आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर एक नाटो देश मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो पूरा नाटो देश मिलकर उस देश पे अटैक करेगा। तो उस केस में इसराइल और अमेरिका की रिलेशन भी तो खराब हो जाएंगे ना, कि इसराइल और यूरोप की देश के रिलेशन भी खराब हो जाएंगे ना। इसलिए इसराइल ने अमेरिका को बोला है कि आप लोग इस जो तुर्की को नाटो ग्रुप से निकाल लो, देखते हैं उसके बाद इसको तो इसराइल सबक सीखेगा। तो दूसरों साल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, इस न्यूज़ पे देखने के बाद बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम है तुर्की टू अटैक इसराइल, एर्दोगान डायरेक्ट वार्निंग टू इसराइल। हाँ, तो उसके रेस्टोरेंट में इसराइल भी बोले हैं डोंट फॉरगेट सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ है ये बोल मत, इसराइल ने बोल दिया। ये लोग अभी तक इसराइल का पावर की नहीं जानता। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है दोस्तों। आप लोगों को लग रहा होगा इसराइल छोटा सा देश है तो क्या कर लेंगे। तो दोस्तों न्यूज़ देखते हैं, पहले न्यूज़ देखने के बाद डिस्कशन करते हैं दोस्तों। चलो लेट्स गो।
नमस्कार नहीं वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको प्रीवियस बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स की वीडियो में बताया था कि टर्की और इजराइल के बीच की जो टेंशन्स हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं और हाल ही में एर्दोआन ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है टू इजराइल। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने यह कह दिया कि हम बिल्कुल इजराइल को इन्वेड कर सकते हैं। जिस तरीके से टर्की ने इंटरवेंशन करी थी लीबिया में, जिस तरीके से टर्की ने इंटरवेंशन करी थी कारावा रीजन में, नगोर्नो कारावा की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से कल को टर्की इन्वेड कर सकता है इजराइल को। नाउ अगेन, वैसे अगर मैं बात करूं ब्रूट मिलिट्री फोर्स की, टर्की इजराइल से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। याद रखिएगा, टर्की की आबादी 8.5 करोड़ है, इजराइल की आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। तो टर्की आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, इनकी मिलिट्री बहुत बड़ी है। तो जो ये थ्रेट है ये बहुत ज्यादा सीरियस है। और याद रखिएगा, टर्की एक नेटो देश है, इजराइल एक नेटो कंट्री नहीं है। तो एक नेटो कंट्री टर्की का एक डायरेक्ट थ्रेट है कि लाइक वी एंटर्ड काराबा एंड लीबिया, वी विल डू द सेम टू इजराइल। और जब ये बात एर्दोआन ने बोली, सोशल मीडिया पे इनकी ये जो क्लिप है वो वायरल हो गई थी। नाउ एक बार को यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्या जेन्युइनली हम ये बात कह सकते हैं कि टर्की इजराइल से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्ट्रांग है? देखो, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आपने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में सुना होगा। ये इंडेक्स कंट्रीज को रैंक करता है उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से। 2024 की आप अगर रैंकिंग देखो तो नंबर 1 पे यूएस, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे इंडिया, मगर नोट करना नंबर 8 पे आपको दिखेगा टर्की। टर्की ने पिछले कुछ सालों में अपना डिफेंस बजट कई बार 150% के आसपास बढ़ाया है। इस देश के पास खाने पीने को नहीं है, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब दौर से गुजर रही है, मगर मिलिटरीली टर्की लगातार खुद को स्ट्रांग बना रहा है, ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर रहा है खुद को एक बड़ी मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए। और इसलिए आपने ये भी नोट किया होगा कि इवन दो टर्की के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, टर्की ने कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं किया, तब भी टर्की को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान से ऊपर रखा जाता है। जबकि पाकिस्तान की आबादी भी आप अगर देखो 22-23 करोड़ के आसपास है, टर्की उससे बहुत कम आबादी के साथ पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। इजराइल को अगर मैं देखूं इस लिस्ट में तो आपको काफी नीचे मिलेगा। इजराइल आपको मिलेगा 17 स्पॉट पे, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट से भी पीछे। इजराइल को देखिए बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट है यूएसए का, और इसलिए टर्की का जो ये थ्रेट है ना, ये तक कंसर्निंग है इजराइल के लिए भी, क्योंकि टर्की भी नेटो कंट्री है। कल को अगर मान लीजिए टर्की अग्रेशन करता है अगेंस्ट इजराइल या फिर कुछ अपनी प्रॉक्सी से अटैक करवाता है इजराइल पर, इजराइल जवाबी कार्रवाई पे अगर अटैक करता है टर्की पे, उस केस में नेटो का जो आर्टिकल 5 है ये हो जाएगा एक्टिव। तो मेरे हिसाब से देखिए, यूएस के सामने आने वाले कुछ सालों में एक ऑप्शन ये आएगी कि टर्की को नेटो से निकाल दिया जाए। नाउ क्या यूएस, बाकी यूरोपियन कंट्रीज जेन्युइनली ये करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, एर्दोआन इज गोइंग वाइल्ड। एर्दोआन ने पिछले कुछ सालों में धमकी दी है कि ये अटैक कर देंगे साइप्रस को, एक बार ये धमकी दी कि ये अटैक कर देंगे ग्रीस को, अब ये ओपनली कह रहे हैं कि टर्की इन्वेड कर सकता है इजराइल को भी। अब यहाँ पे आपका एक बेसिक सवाल ये आना चाहिए कि टर्की के प्रेसिडेंट ने इतनी बड़ी धमकी दे दी इजराइल को, ओपनली ये कह दिया कि हम इन्वेड कर देंगे इजराइल को क्योंकि इजराइल गाजा में ये अत्याचार कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल के विदेश मंत्री ने कुछ कहा नहीं। देखो, इजराइल के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि एर्दोआन को भूलना नहीं चाहिए कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था, एक ऐसा तानाशाह जिसने इजराइल पे अटैक किया था, इवेंचुअली किस तरीके से उसके कंट्री को अटैक किया गया और फिर इवेंचुअली उसको मारा भी गया। और आप अगर सद्दाम हुसैन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूं, सद्दाम हुसैन इराक का एक तानाशाह था और 1991 में इराक ने बहुत सारे मिसाइल से अटैक किया था ऑन इजराइल। 2 इजरायली सिविलियंस की मौत भी हुई थी और उस वक्त सरप्राइजिंगली मैं आपको बता दूं, इजराइल ने वापस मुड़ के अटैक नहीं किया था। इजराइल ने कहा कि हम आपको बाद में लॉन्ग टर्म में जवाब देंगे, और लॉन्ग टर्म में जवाब इराक को मिला भी। अचानक से क्या होता है, जब यूएसए में 9/11 अटैक हुआ, सडनली यूएसए में एक थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। कुछ इसका प्रूफ कुछ था नहीं, मगर यूएस बार बार ये बात दोहराता रहता है। उसके बाद अमेरिकन मिलिट्री एक बड़ा अटैक लॉन्च करती है इराक पर, सद्दाम हुसैन को कुछ साल बाद मार दिया जाता है, और आप कह लो इजराइल का जो बदला है ये इनडायरेक्टली लेता है यूएसए। नाउ टर्की के केस में भी इजराइल ने एक बहुत ज्यादा कोल्ड और ब्रूटल वार्निंग दी है टर्की को कि एर्दोआन याद रखना सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया था। तो मतलब कि हो सकता है कि एर्दोआन की स्टेटमेंट्स का रिएक्शन
इनको इमीडिएटली ना मिले, मगर डेफिनेटली एर्दोआन अब इजराइल की टारगेट लिस्ट पे आ चुके होंगे। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इजराइल आने वाले कुछ सालों में, अगेन देखो इराक और टर्की में फर्क बहुत है। टर्की इज मच मोर पावरफुल देन इराक वाज। तो पहले तो देखो इजराइल को अगर कुछ करना है टर्की का, इंटरनल डिप्लोमेसी से यूएस पर प्रेशर बनाकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ पहले तो टर्की को आइसोलेट करना होगा, अकेला करना होगा, नेटो से निकलवाना होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म में मैं समझ सकता हूं कि इजराइल कुछ बड़ा एक्शन लेगा अगेंस्ट टर्की। और लग रहा है कि इन्होंने ये जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत कर दी है। जो स्टेटमेंट है छोटी नहीं है कि सद्दाम हुसैन का याद रखना उसके साथ क्या हुआ था। दिस इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। अगर कोई टर्की का नागरिक है जो जेन्युइनली हिस्ट्री जानता है, जियोपॉलिटिक्स जानता है, वो डेफिनेटली काफी नर्वस फील कर रहा होगा कि एर्दोआन ने किस कंट्री को बिना वजह यहाँ पे धमका दिया है, और जो वार्निंग मिली है उसके रिस्पॉन्स पे इट इज स्पाइन चिलिंग। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये जो इजराइल की धमकी है ये ऑफिशियल थोड़ी ना है, इन्होंने कुछ ऐसी पत्रकारों के सामने शायद कह दिया होगा, नहीं, अगेन मैं बोलूंगा, मैं बहुत रेयरली ये शब्द यूज करता हूँ। इजराइल ने प्रॉपरली इस बार एर्दोआन को अपने टारगेट लिस्ट में डाल दिया है। जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है इजराइल कात्ज, इनको आप ट्विटर पे देखोगे, इनका जो ट्विटर हैंडल है, इन्होंने यहाँ पर ये पोस्ट करी है, हिब्रू लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है, इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है यहाँ पे आप देख पाओगे। Erdogan follows in the footsteps of Saddam Hussein and threatens to attack Israel. Let him remember what happened there and how it ended. और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे एर्दोआन और सद्दाम हुसैन। ये जो फोटो है ये सद्दाम हुसैन की तब की फोटो है जब यूएस मिलिट्री ने इनको पकड़ लिया था और इवेंचुअली इन पर ट्रायल चला और वॉर क्राइम की वजह से इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये देखिए सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दी जा रही, एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, एक फ्यूचर आप कह लीजिए वॉर के बीज यहाँ पर बोए जा रहे हैं। एंड इन द फ्यूचर कुछ डेवलपमेंट्स होती है रिगार्डिंग टर्की एंड इजराइल। ये दोनों कंट्रीज मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाले हैं, तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू लेटर ऑन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में किस कंट्री की जो विमेन्स क्रिकेट टीम है इन्होंने जीता है एशिया कप। एक शॉकिंग विक्ट्री है, किसी ने उम्मीद किया नहीं था कि ये देश जीत जाएगा एशिया कप क्रिकेट का विमेन्स टीम के साथ। बताइए किस कंट्री ने ये करके दिखाया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। देखिए लाइफ में सक्सेस हासिल करने का सिर्फ एक ही मंत्र है। लोग बात करते हैं लक की, लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, बट इन दी एंड द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बिल्कुल ग्राइंड करना होता है, मेहनत करनी होती है, तभी आप सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और इस डिफिकल्ट जर्नी में स्टडी IQ आपके साथ है। देखिए अब से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी IQ के सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एट अ हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन चांस आपका यहाँ पर आता है स्टडी IQ के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच को ज्वाइन करने का। ये एक यूनिक बैच है जहाँ पे जो लाइव क्लासेस हैं सुबह की जगह शाम को होगी इवनिंग में, ताकि आप ज्यादा सहूलियत से अपना बैच अटेंड कर पाए। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का प्रतिज्ञा इवनिंग बैच। इस बैच में देखिए स्टडी IQ ओपनली ये कहता है प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर हो गया, ये सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में इस कोर्स के अंदर, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ वांट्स यू टू सक्सीड। आपको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लासेस अगेन इवनिंग में, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपने एक विजन बना रखा है कि मैं एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ एक जेन्युइन अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। आप कोई और कोड यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा दुनिया में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती है। दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद स्टडी IQ's प्रतिज्ञा बैच। ये एक नया बैच है, तो मतलब के सारे चैप्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये सही टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो अच्छा तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया दोस्तों।
मैंने बोला था ना दोस्तों, ये तुर्की जितना भी बड़ा देश हो, जितना भी तो उसके मिलिट्री अस्त्रों इसराइल को हरा नहीं सकता। ये मैं 2000 करोड़ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये अभी नाटो का मैटर है ना, इसलिए इसराइल ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर इसराइल ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया ना तो अमेरिका और तो इसराइल की रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। इसलिए लगता है ये तुर्की के प्रेसिडेंट ने कभी इसराइल की हिस्ट्री नहीं पढ़ा है। अरे भाई कोई इसको हिस्ट्री पढ़ाओ ना, ये बेकार में क्यों मारना चाहता है। इसने कुछ दिन पहले जो हमास का लीडर है ना, जो हमास टेररिस्ट का चीफ है इस्माइल हानिया, हाँ, तो ईरान में घुस के कैसे मार दिया, किसने मारा? यह तो अगर मारा हो तो इसराइल का जो स्पाई एजेंट मोसाद ही मारा है, लेकिन कोई भी एजेंट खोलकर ये नहीं बोलेगा कि ये हमने मारा है, क्योंकि यही तो है जो मास्टरमाइंड है, जो इसराइल के ऊपर 2023 अक्टूबर पे अटैक करे है ना, यही है मास्टरमाइंड। मतलब पैसा बेचकर जो हथियार करना हो रहा है, यह सब जो बाहर पे इंटरनेशनल पे यही कतर में रहकर मैनेज करता होगा। तो कोई भी एजेंट ये नहीं बोलेगा हमने मारा है ये कोई भी एजेंट नहीं बोलेगा। यही है दुनिया में हर किसी देश का सीक्रेट एजेंट स्पाई का काम करने का तरीका यही है। आपके देश के लिए दुश्मन को मारे हैं, लेकिन आप खुलकर नहीं बोल सकते कि मैंने मारा नो, आप इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि तो इससे और भी हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि ये इसराइल ने प्रूव करके भी दिखाया है हिस्ट्री में। 1972 पे म्यूनिख ओलंपिक पे जो जर्मनी में हुआ है ना, तो इसराइल के एथलीट्स को किडनैप किया था, पैलेस्टाइन के हॉस्टेज बनकर मार डाला था। और उसके बाद इसराइल एजेंट मोसाद ने कैसे रॉड ऑफ गॉड का एक सीक्रेट मिशन कराया, तो उसके बाद कैसे धुन कर एक को चुन के मारा, तो खराब करना चाहिए। जो अभी जो तुर्की का जो खूबसूरत शहर है ना, ये खूबसूरत नहीं रहेगा अगर इसराइल ने अटैक किया तो। मतलब तुर्की ने पहले अगर अटैक कर दिया इसराइल पर, तो इसराइल तो तुर्की नहीं छोड़ गया, यह तो मैं 100% के साथ गारंटी देकर बोल रहा हूँ। तो दोस्तों पता नहीं जब न्यूज़ अपडेट आएंगे तो मैं आप लोगों को न्यूज़ अपडेट दूंगा दोस्तों। प्राय अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों मेरे चैनल को। तो उसके बाद बेल आइकन को दबा दो दोस्तों, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये